Hello students, so I'm again back with part 3 of chapter number 3, the Delhi Sultanate. So student, till here we have completed everything in part 1 and part 2. We'll start part 3 with Lodi dynasty which starts in 1451 and ended in 1526. अब हम लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो स्टार्ट हुई थी 1451 में और ख़त्म हुई 1526 में. आई बात समझ में? तो स्टूडेंट अब क्या होता है, ये जो सैयद्स होते हैं इनको जौनपुर के रूलर से खतरा महसूस होता है, थ्रेटन लगता है, खतरा लगता है. तो ये किसकी हेल्प लेते हैं? बहालुल लोधी की. ठीक है, इनको लगता है बहालुल लोधी बहुत अच्छे इंसान हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे, पर होता इसका उल्टा ही है. बहालुल लोधी कौन है? एक अफगान लीडर है स्टूडेंट, जो अपने कंट्रोल को ऑलरेडी पंजाब पे डिक्लेयर कर चुके हैं. ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल और लीडरशिप ऑन पंजाब along with a number of अफगान सरदार्स, और बहुत सारे अफगान सरदार्स भी हैं इनके साथ में. और बहालुल लोधी की हेल्प कौन ले रहे हैं स्टूडेंट? सैयद्स. टेकिंग एडवांटेज ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम सैयद. अब बहालुल लोधी सोच रहे हैं वाह, हमको तो खुद ही इनवाइट कर रहे हैं सैयद्स. ही स्टेड ऑन एंड फाइनली, और इन सारी सिचुएशन का एडवांटेज उठा के वो खुद अपने आप को क्राउन कर लेता है रूलर ऑफ दिल्ली इन 1451. तो इस तरीके से स्टार्टिंग हो जाती है लोधी डायनेस्टी की. क्या बात समझ में आई? इनको इनवाइट करने वाले खुद सैयद थे, वो इनसे हेल्प मांग रहे थे, पर इन्होंने उनको तो साइड लाइन किया, खुद क्राउन कर लिया, खुद दिल्ली के रूलर बन गए. बहालुल लोधी ऑल्सो प्रिवेंटेड द शराकी रूलर्स फ्रॉम एनेक्सिंग द रीजन ऑफ दिल्ली. पर हाँ, बहालुल लोधी ने बेटा जो शराकी रूलर्स थे उनको भी दिल्ली एनेक्स नहीं करने दिया, दिल्ली को जीतने नहीं दिया. ठीक है, टू द जौनपुर एम्पायर. स्टूडेंट, ये जो हमारे लोधी थे इन्होंने गंगा वैली का जो अपर पार्ट था उसको डोमिनेट किया, उसको कम्प्लीटली कंट्रोल किया. पंजाब इनके कंट्रोल में ऑलरेडी पहले से ही था, ये हमने देखा. बहालुल लोधी पहले ही पंजाब जीत चुके थे. फ्रॉम द मिडिल 15th सेंचुरी से पंजाब तो था ही, गंगा के अपर पार्ट को भी ये डोमिनेट फिर करने लग गए. बहालुल लोधी possessed courage, एनर्जी, टैक्ट. करेज भी था, एनर्जी भी थी, टेक भी था. दो नॉट अ लर्न मैन, वो खुद ज़्यादा बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो स्कॉलर्स को बहुत पेट्रोनाइज करता था, उनको बहुत फंडिंग देता था. ठीक है, जब बहालुल लोधी की डेथ हो गई तो इनका जो बेटा था सिकंदर लोधी, उसे थ्रोन मिल गया 1489 में. आई बात समझ में? तो इन लोधी का कंट्रोल कहाँ का पड़ता? अपर गंगा प्लेन पे और पंजाब में स्टूडेंट्स. और ये खुद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, पर लर्न मैन को बहुत पसंद करते थे. इन्होंने अपनी कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज कर रखा था, उन्हें वो फंडिंग देते थे. नाउ सिकंदर लोधी, सन ऑफ बहालुल लोधी, वॉज अनडाउटली द एबलेस्ट ऑफ लोधी रूलर. सबसे ज़्यादा अगर लोधी डायनेस्टी में कोई एबल रूलर रहा है तो वो सिकंदर लोधी रहे. ही डिड नॉट अलाउ पावरफुल रूलर्स महमूद बेगरा of Gujarat and Rana Sanga of Mewar to extend at the cost of his empire. राणा सांगा की कहानियां तो तुम लोगों ने सुनी होगी स्टूडेंट. तो स्टूडेंट, ना ही तो इन्होंने राणा सांगा की चलने दी और ना ही तो इसने महमूद बेगरा की चलने दी. ठीक है, इन्होंने अपनी टेरिटरी के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया. सिकंदर लोधी extended the boundaries of his empire by conquering धौलपुर, ग्वालियर. देखो, पहली बात तो इसने अपनी ज़मीन का अपनी जो टेरिटरीज थी उसका 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी, 1 इंच भी राणा सांगा और महमूद बगरा को नहीं दिया. ठीक है, इसके अलावा अपनी जो बाउंड्रीज थी उनको और ज़्यादा एक्सटेंड किया. वो कहाँ तक? धौलपुर और ग्वालियर तक. सिकंदर लोधी वॉज अ फर्म एंड अपराइट रूलर. बहुत ज़्यादा फर्म और अपराइट रूलर थे कौन? सिकंदर लोधी. अब स्टूडेंट, फर्म तो आपको पता होगा. अपराइट रूलर, अपराइट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रूलर थे कौन? सिकंदर लोधी. चलो, जो सिकंदर लोधी थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. वो बहुत ही जस्ट रूलर थे. जस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन ही चलते थे. देयर वॉज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द स्टेट. पूरे स्टेट में बहुत पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी. जितने भी एसेंशियल गुड्स थे उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम रखी गई थी.
सुल्तान ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि वो एग्रीकल्चर को किस तरीके से इम्प्रूव कर पाए। उसने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को एबलिश कर दिया। जब सिकंदर लोधी जब रूल कर रहे थे स्टूडेंट, तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी नहीं लगाई उन्होंने ग्रेन्स पर। ठीक है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एक टाइप का टैक्स था, टैक्स होता है स्टूडेंट, आज भी लगता है। जो गुड्स फैक्ट्री से बाहर आते हैं उनको बाहर आने के पहले क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय टैक्स। तो उन्होंने एक ग्रेन से ऑक्ट्रॉय टैक्स हटा लिया। एक नया स्केल मेजरमेंट का डेवलप किया जिसको गज्जी सिकंदरी बोला गया। ये जो मेजरमेंट था वो मुगल्स ने भी यूज़ किया। The rent rolls prepared by him also served the basis of rent rolls during the period of शेर शाह। इसने रेंट रोल्स प्रिपेयर करवाए स्टूडेंट, तो इसके जो रेंट रोल्स थे बाद में जाके शेर शाह ने भी यूज़ किए। अब स्टूडेंट ये क्या होते हैं रेंट रोल्स, इसने कैसे रेंट रोल्स बनवाए स्टूडेंट, जो शेरशाह सूरी ने भी यूज़ किए। तो पहले तो रेंट रोल का मीनिंग समझो स्टूडेंट। एक जो लैंड लॉर्ड होगा, लैंड लॉर्ड जिसकी ज़मीनें होती हैं ना, एक लैंड लॉर्ड की टोटल इनकम कितनी होती है रेंट से, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंट रोल से। एक मीनिंग तो ये हो गया, अ लैंडलॉर्ड्स टोटल इनकम फ्रॉम रेंट या फ्रॉम लैंड। फ्रॉम लैंड बोलो, रेंट ना बोलो तो चल जाएगा। अ लैंडलॉर्ड्स टोटल इनकम फ्रॉम लैंड इज नोन एज रेंट रोल से। एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग स्टूडेंट्स, दूसरा मीनिंग ये होता है, अ रजिस्टर ऑफ लैंडलॉर्ड, ए रजिस्टर ऑफ लैंड लॉट। आई बात समझ में। लैंड लॉट के रजिस्टर को भी हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेंट रोल्स। तो इन्होंने जो रेंट रोल्स बनवाए शेरशाह सूरी ने भी उन्हीं को यूज किया। सिकंदर लोधी डाइड इन 1517 एंड वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोधी। जब सिकंदर लोधी की डेथ हुई स्टूडेंट, देखो बहालुल लोधी के बेटे सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब जो इब्राहिम थे स्टूडेंट्स, उन्होंने भी बहुत एफर्ट लगाए टू एक्सपांड एज एम्पायर, अपने एम्पायर को एक्सपांड करने में। तो स्टूडेंट जब ये अपने एम्पायर को एक्सपांड करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एम्पायर किसी और से बिलोंग करती होगी, तो इस वजह से इन्होंने अपना राइवल बना लिया, किसको, राजपूत को, ठीक है। ही बिकम अनपॉपुलर विथ मोस्ट ऑफ द अफगान चीफ। और जो अफगान चीफ थे वो भी भाई इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे। इनका एक मोस्ट पावरफुल अफगान चीफ था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। वो पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो दौलत खान लोधी था, आप लोगों को मीर जाफर पता है क्या, मीर जाफर कौन था? ये लगभग मीर जाफर की तरह ही था, डोंकी। इसने क्या किया, बाबर को बुलाया। क्यों? इब्राहिम लोदी को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए इसने किसको इनवाइट किया, बाबर को इनवाइट किया। बाबर उस टाइम में काबुल में रूल करते थे। टू डिस्प्लेस इब्राहिम लोदी फ्रॉम थ्रोन ऑफ दिल्ली। पता नहीं कैसी दुश्मनी थी भैया ये दौलत खां लोदी की, कि इसने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए किसको बुलाया बच्चा, बाबर को बुलाया। बाबर उस टाइम क्या कर रहे थे, काबुल में रूल कर रहे थे। बाबर इंडिया आए, इब्राहिम लोदी को रिप्लेस किया और दिल्ली का थ्रोन अपने पास ले लिया। नाउ स्टूडेंट एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे हम तुगलक्स और खिलजीज में। चलो पहले अलाउद्दीन का कैरेक्टर और उसके अचीवमेंट देख लें। अलाउद्दीन कैसा था भाई, बहुत ही ब्रेव था, एक एबल जनरल था, प्रैक्टिकली सॉ नो डिफीट, उसने अपनी लाइफ में कोई हार नहीं देखी, ठीक है। सो भाई हमारे अलाउद्दीन बहुत ही ब्रेव थे, एबल जनरल थे, जिन्होंने कोई भी हार नहीं देखी थी। अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें भी स्टूडेंट्स ही शोड अ रिमार्केबल वीगर। वीगर इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा, वीगर। वीगर का मतलब क्या होता है, एनर्जी और स्ट्रेंथ। ये स्टूडेंट आप लिखते जाया करें अपनी बुक में, है ना, कहीं वीडियो देखते टाइम। So as an administrator, he showed remarkable energy or strength, remarkable vigor. ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ और एनर्जी उसने शो की। उन्होंने अपने स्टेट को, अपने सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर किया। किसके गाइडेंस में स्टूडेंट,
उलेमा के गाइडेंस में। उलेमा कौन होते हैं? मुस्लिम प्रीस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चा? उलेमा। उलेमा के गाइडेंस में उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने रूल को एडमिनिस्टर किया। अब उलेमा कोई लड़ने झगड़ने में तो हेल्प कर नहीं देते होंगे कि वॉरफेयर मशीनरी उनको सप्लाई करते होंगे। उलेमा उन्हें किस चीज़ पे गाइड करते होंगे स्टूडेंट? रिलीजियन पे। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रूल तो उसने इंडिपेंडेंटली किया पर उसको टाइम टू टाइम गाइड करते गए उलेमा। उलेमा क्या होते हैं? मुस्लिम प्रीस्ट। मुस्लिम में जो हमारे मतलब हिंदूज में जो पंडित का काम होता है वही प्रीस्ट का काम होता है। प्रीस्ट अगर मुस्लिम है तो उसे क्या बोलेंगे? उलेमा। उसने क्लियरली डिक्लेयर किया था काजी बियाना को हेड ऑफ प्राइसली हरारकी। प्राइसली हरारकी, प्राइसली हरारकी के हेड कौन थे स्टूडेंट? काजी बियाना। That he issued order that he thought were good for the state, that he was compelled to serve in order to bring man into obedience. काजी बियाना स्टूडेंट जो प्राइसली हायरार्की के हेड थे उसको डिक्लेयर कर दिया। किसने? अलाउद्दीन ने। दैट ही इशूड ऑर्डर, वो जो भी ऑर्डर इशूड करता है उसे लगता है कि यह स्टेट के लिए अच्छा है। दैट ही वॉज कंपेल्ड टू सर्व इन ऑर्डर टू ब्रिंग मैन इन टू ओबीडियंस, और वो हमेशा क्यों कर रहा है इस काम को? मैन को अगर स्टूडेंट ओबीडियंस में लाना है तो उसको उसके ऊपर कंपल्शन रहेगा कि वो सर्व करे। ठीक है, फॉर द वो सारे उन ऑर्डर्स को पास करता है, स्टूडेंट इशू करता है जो उसको लगता है कि उसके स्टेट के लिए अच्छे हैं, और वो खुद कंपेल्ड है लोगों को सर्व करने के लिए, मैन को कंप्लीट ओबीडियंस में लाने के लिए। सुल्तान था वो आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फॉन्ट मतलब गजब का ही फैन था वो आर्किटेक्चर का। ही ऑल्सो पेट्रोनाइज मैन ऑफ लेटर्स, पोएट लाइक अमर खुसरो, हसन। हसन और अमर खुसरो को पेट्रोनाइज कर रखा था हमारे सुल्तान ने, अपने कोर्ट में रख रखा था। उनको बहुत बढ़िया बढ़िया फंडिंग देता था। और फंडिंग से क्या होता है बच्चा? फंड का कुछ भी नहीं करना है ये राइटर्स को, पर अगर इनके पास फंड्स होंगे, इनको कभी खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये अपनी पोइट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इस वजह से उनको हेल्प करता रहता था। तो जो अमीर खुसरो थे, हसन थे, वो इस रीन में, इनकी रीन में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर गए। अच्छा स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक में हम और ज़्यादा आगे बढ़े उसके पहले मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूँगी स्टूडेंट। ये जो 3 लाइनें मैंने एक्सप्लेन कर भी दी है ना बच्चा, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ या मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर सॉरी है ना? तो ये वाली जो लाइनें हैं एक बार टीचर से मिला के या गूगल से कहीं से सर्च करो कि एक्चुअल में ये लाइनें बोलना क्या चाह रही हैं। ठीक है, मेरा एक्सप्लेनेशन पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रहा है, नहीं बढ़िया लग रहा है। चलो चलें हम मोहम्मद बिन तुगलक पे। चलो चलो चलो, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे स्टूडेंट, वो कॉन्ट्राडिक्शन वाले पर्सन थे। ठीक है, जीनियस भी थे, ल्यूनाटिक भी थे। जीनियस मतलब इंटेलिजेंट भी था, ल्यूनाटिक मतलब जो स्टूपिड वे में बिहेव करे, डेंजरस डिसीजन ले ले। ठीक है, टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल रूलर। क्या होता है? क्रूअल रूलर। टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल रूलर। आई बात समझ में? वहीं पे ल्यूनाटिक का मतलब होता है बिहेव स्टूपिडली, स्टूपिड वे में बिहेव करना, टू बिहेव इन अ स्टूपिड वे। स्टूपिड वे में बिहेव करना क्या होता है बच्चा? ल्यूनाटिक। टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल। विनिबलेंट का मतलब होता है काइंड। जीनियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट। अब आप देखो उस बंदे में कितनी खूबियाँ, जीनियस, इंटेलिजेंट भी है, स्टूपिड भी है, काइंड भी है, क्रूअल भी है, तो उसको हम बोलेंगे ना भाई इसकी पर्सनैलिटी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। एक मूवी थी ना, जिस मूवी में वो लड़का पहले तो अच्छा रहता है, सीधा रहता है, फिर वो क्या होता है, और ड्यूअल पर्सनालिटी उसके अंदर आ जाती है, तो वो सबको मारने वारने लगता है। अरे भाई, उसकी जो सिस्टर रहती है ना, उसकी डेथ हो जाती है, वो इलेक्ट्रिक करंट पानी में आता है, तो याद होगी ऐसी मूवी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा क्या है। किसी को ध्यान आए ना तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी रहती है। पहले वो बिल्कुल सीधा साधा सा लड़का रहता है, साउथ की मूवी है ये। फिर अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाता है, लोगों को मारने पीटने लग जाता है। चलो 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 छोड़ो।
तो स्टूडेंट्स हमारे तुगलक जी में बहुत एक्सेप्शनल कैपेसिटी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी थी, वास्ट नॉलेज था, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस सबको जानता था। प्राइवेट लाइफ की अगर हम बात करें, सुल्तान वॉज फ्री फ्रॉम ऑल विसीज दैट मे बी एट्रीब्यूटेड टू रूलर ऑफ हिज टाइम। वो उन सारी बुराइयों से बिल्कुल दूर था। जो इमोरल उस टाइम के जो राजाओं की जो प्रॉब्लम थी कि वो कई बार इमोरल हो जाते थे, वो वैसा बिल्कुल नहीं था। सुल्तान जितने भी उस टाइम के रूलर थे उनमें जो बुराइयां होती थी उस सब से बिल्कुल फ्री था, सिंपल था, हम्बल था, जनरस पर्सन था। इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया है कि वो पवित्र, पायस, पवित्र, रिलीजियस, धार्मिक और एक लर्न पर्सन था। इब्न बतूता ने कि क्या बोला है कि वो धार्मिक थे, सॉरी, पायस मतलब पवित्र थे, रिलीजियस मतलब धार्मिक, लर्नमेंट मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी थे। हाउएवर सुल्तान लैक्ड प्रैक्टिकल सेंस, पर हाँ ये बात अलग है कि उसको प्रैक्टिकल सेंस नहीं था, और हॉट टेम्पर्ड था, अंड बंड डिसीजन लेता था। अंड बंड डिसीजन में हमने पहले इसके पार्ट 2 में देखा है ना, कैपिटल शिफ्ट कर दो, तो गर्मी के सीजन में यहाँ से यहाँ कैपिटल शिफ्ट करवाई, आधे लोग यहीं मर गए, यहाँ पहुंचा, चलो 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 वापस चलो, वापस आए, फिर पता चला पीछे तो कोई बचा ही नहीं है। टोकन करेंसी, ऐसे अनबन डिसीजन लेता था बेटा ये। और जो इल कंसीव्ड, आधा अधूरा जो उसका आइडिया रहता था उसको इम्प्लीमेंट कर देता था, हेस्टी फटाफट, क्योंकि हॉट माइंडेड था तो हेस्टी डिसीजन ले लेता था। इसकी जो हेस्ट थी, जल्दबाजी थी, वही चीज़ों को प्रॉपरली प्लान आउट नहीं करने देती थी, और जब प्रॉपर प्लान नहीं करोगे तो रिजल्ट हमेशा फेलियर ही होगा। इम्पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन, फिर आपको ऑब्वियस सी बात है इम्पेशेंस होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी आएगी। धीरे धीरे इसकी प्रेस्टीज कम होती गई, brought untold misery and made him immensely unpopular, और धीरे धीरे इतना होशियार आदमी भी अनपॉपुलर बन गया, उसका सपोर्ट खत्म हो गया। उसके मिनिस्टर और सब्जेक्ट के, ना ही तो प्रजा उसकी इज्जत करती, ना ही तो उसके मिनिस्टर उसकी इज्जत करते। मोहम्मद बिन तुगलक कॉन्क्विस्ट, अब कौन कौन सी जगह जीती, ये क्राउन प्रिंस था, स्टूडेंट। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपीडिशन किए, वरंगल जीता, ठीक है। फिर फर्दर एक्सपांशन के लिए साउथ में गया, माबार उसको एनेक्स कर लिया। बंगाल वॉज ऑल्सो सबड्यूड एंड ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल, बंगाल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। कब? 1323 में। काम्पी, द सदर्न मोस्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी इन पेनिनसुला, पेनिनसुला की सदर्न मोस्ट जो हिंदू प्रिंसिपैलिटी थी काम्पी, काम्पली, उसको भी जीत लिया, काम्पिली को भी जीत लिया। तो काम्पली भी किसका पार्ट बच की बच्चा? दिल्ली सल्तनत की। काम्पली की क्या खूबियाँ है? क्योंकि सदर्न मोस्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी था, ठीक है, हिंदू स्टेट था, सदर्न मोस्ट। 1328 में ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग शेल्टर टू रिवेल कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, द मंगोल्स इन्वेडेड इन 1329 एंड मोहम्मद तुगलक वॉज एबल टू एक्सप्लेन दैम आउट इन इंडिया। अब स्टूडेंट क्या हुआ था, ये जो मंगोल्स थे इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के एक कजिन, रिबेल कजिन, मतलब कजिन तो था पर वो रिबेलियन कर रहा था अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, उसको मंगोल्स ने क्या कर दिया था, अपनी पनाह दे दी थी, शेल्टर दे दिया था, ठीक है, कि भाई हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, सब ठीक है, ऐसा करके उसको आश्वासन दे दिया। इस वजह से मंगोल को भी इन्वेट किया 1329 में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको इंडिया से ही बाहर एक्सपेल कर दिया, फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके एक रिबेल कजिन को क्या कर दिया था, मंगोल्स ने शेल्टर दे दिया था। जैसे ही स्टूडेंट जब सडन एक्सपांशन होने लगा दिल्ली सल्तनत का, साउथ में, ईस्ट में, उड़ीसा तक इनके पास आ गया, तो मोहम्मद तुगलक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। इतनी वास्ट टेरिटरी है, इस टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतनी आसान बात है? नहीं है स्टूडेंट। तभी तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब एक जगह से सेंट्रली कंट्रोल करते हैं क्या? हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है जो स्टेट की बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल पे हल करता है, कुछ चीज़ों के लिए हमें सेंटर के पास जाना पड़ता है। Unlike Alauddin, he was not satisfied was just to convert them into subordinate states, but annex them. देखो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो क्या करते थे स्टूडेंट, अलाउद्दीन वो क्या करते थे, स्टेट्स को सिर्फ हरा के उनको अपना सबॉर्डिनेट स्टेट बना के खुश हो जाते थे। पर इसका तुगलक का कहना नहीं था, तुगलक का कहना था कि मैं तो भाई एनेक्स करूँगा, बिना एनेक्स के मुझे मज़ा नहीं आएगा, सबॉर्डिनेट स्टेट से क्या मतलब है, मैं तो एनेक्स करूँगा।
इसका मतलब था ही वॉज नाउ फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी को एक चीज़ फ़ायदा कर गई कि जो सबॉर्डिनेट स्टेट बनाया उसने, तो सबॉर्डिनेट स्टेट को कोई ना कोई तो गवर्न कर ही रहा होगा। जो किसका सबॉर्डिनेट है, अलाउद्दीन का सबॉर्डिनेट है, तो उसको इस स्टेट को जो सबॉर्डिनेट है उसको गवर्न करने का सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, वो तो पूरी तरह एनेक्स कर लेते थे। अब एनेक्स कर लिया है आपने जिस टेरिटरी को, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी फिर आपको ही देखना है, जो कि एक हार्डली बहुत ही मुश्किल टास्क था। दिस टैक्सेस हिज फाइनेंसेस एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। अब स्टूडेंट वो टेरिटरी को तुमको एडमिनिस्टर करना है जिसके बारे में तुम्हें हार्डली थोड़ा बहुत पता है, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, तुम्हारे फाइनेंसेस पे भी प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारी एनर्जी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके सब खत्म होता जाएगा, और इस तरीके से इनके रूल का डिक्लाइन हो गया। इनके फाइनेंसेस का चकनाचूर, फाइनेंसेस पे एक बट्टे टाइप का लग गया, टैक्स लग गया, किससे कि नई टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना है, एनर्जी खत्म हो रही है, कॉन्फिडेंस जा रहा है, चिंता करो इसकी उसकी उसकी, इस स्टेट में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे करके इसका इम्पैक्ट खत्म होने लग गया। सोशल कल्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर सूफिज़्म का जो लिबरल आइडिया था वो बहुत सारे लोगों को पसंद आया। जो टॉलरेंस लिबरल रिलीजन मूवमेंट की बात करते थे सूफीज़्म, ये लोगों को बहुत ही फैक्सिनेटिंग लगी, और धीरे धीरे करके ये फ्लोरिश होते गए, बढ़ते गए। इनके डिवोशनल सॉन्ग थे, वो मूवी देखी होगी ना तुमने, बजरंगी भाईजान, जिसमें वो गाना है, आया है तेरे दर पे, फक, फक, वो नहीं जाता है मस्जिद में, जाता है वहाँ पर मुन्नी के लिए प्रार्थना करता है, आया है तेरे दर पे, ऐसे करके कोई सॉन्ग नहीं है, वो सूफीज़्म का ही सॉन्ग है स्टूडेंट। कॉन्सिक्वेंटली इंटरमिंगल कर गई, चीज़ें मिलती गई स्टूडेंट, हिंदू और इस्लामिक कल्चर आपस में मिल गए, ठीक है। जियाउल अबिदीन जो कश्मीर के रूलर थे, गॉट कल्हान्स राजतरंगली ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। चलो चलो चलो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। ये जो जैनुल आबदीन थे, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन थे स्टूडेंट, कहाँ के रूलर थे, कश्मीर के रूलर थे, ध्यान रखना। जैनुल आबदीन कहाँ के रूलर है, कश्मीर के रूलर थे। उन्होंने जो कल्हान ने राजतरंगिली लिखी थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया, ठीक है। ये क्या लिखा है, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन कहाँ के रूलर है, कश्मीर के रूलर है, इन्होंने राजतरंगिनी को ट्रांसलेट कराया पर्शियन में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी अवधी में, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी अवधी में। तो सुनो जरा कितना फ्यूजन हो रहा है कि कल्हान ने जो राजतरंगी लिखी थी, है ना, उसको पर्शियन में हम ट्रांसफर करा रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिख दी अवधी में, बहुत अलग अलग हो गया है ना स्टूडेंट। एक मुस्लिम हिंदू के ऊपर लिख रहा है, हिंदू की जो बुक है उसको पर्शियन में ट्रांसफर किया जा रहा है। द हिंदू सब्जेक्ट ऑफ इब्राहिम आदिल शाह ऑफ बीजापुर कॉल्ड, बेटा जो हिंदू सब्जेक्ट थे किसके, इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर के थे, उन्हें क्या कहा जाए, जगत गुरु। क्या कहा जाने लगा, जगत गुरु, संस्कृत टर्म जिसका मतलब होता है प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत जेनरस थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। हिंदूज़ के लिए उनकी पॉलिसीज़ हमेशा लिबरल रहीं। एक फेमस मुस्लिम जनरल था जिसका नाम था असद खान बीजापुर का, उसने देवराय टू को जो विजयनगर के थे, है ना, टू विटनेस महानवमी फेस्टिवल ऑफ हिज कैपिटल। चलो तो बेटा ये जो हमारे देवराय टू थे, कहाँ के थे देवराय टू, ये एनटीएससी में पूछा जाता है। विजयनगर एम्पायर के रूलर के नाम 4 नाम दे दिए जाते हैं, उसमें एक देवराय टू होता है, तो आपको किस पे टिक करना है, देवराय टू। विजयनगर एम्पायर के एक रूलर है देवराय टू, उन्होंने इनवाइट किया असद खान को, बीजापुर के मुस्लिम जनरल थे, क्या देखने, महानवमी का फेस्टिवल देखने जो उनकी कैपिटल में हो रहा था। तो इससे ये हुआ कि एक यूनिक कंट्रीब्यूशन हुआ सल्तनत पीरियड का, इंडियन हेरिटेज को एनरिच किया, हमारे इंडियन कल्चर को एनरिच किया इन लोगों ने। भले ही वो हम लिटरेरी टेक्स्ट की बात करें, कुजीन्स की बात करें, या अदर लैंग्वेज की बात करें, बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन हमें मिला किससे, सल्तनत पीरियड से। देवराय टू कहाँ के रूलर थे स्टूडेंट, विजयनगर के। इन्होंने किसको इनवाइट किया, असद खान को, ठीक है। फिर मोहम्मद जायसी ने कौन सी बुक लिखी है बच्चा, मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत अवधि में, जिसमें वो मूवी बनी है ना, घूमर घूमर। और जैनुल आबदीन
कश्मीर के रूलर थे जिन्होंने कल्हान की राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कैसे इंटरमिंगल कर गए, मिल गए हिंदू और इस्लामिक कल्चर। पहले हम बात करेंगे पर्शियन लैंग्वेज की। तो पर्शियन क्या थी स्टूडेंट? ऑफिशियल लैंग्वेज थी। पर्शियन became the official language while the usage of Arabic was limited to reading of Islamic scripture। जब इस्लामिक स्क्रिप्चर कुरान वगैरह को पढ़ना है तभी आपको अरेबिक की ज़रूरत होती है स्टूडेंट। वैसे उन्होंने किसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था? पर्शियन को। जितने भी इंस्टीट्यूशन थे इस्लामिक लर्निंग के वो डेवलप हुए, ठीक है। जुलंधर, फिरोज़ाबाद, दिल्ली में लाइब्रेरीज बनने लगी, ठीक है। जिसमें से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंपीरियल लाइब्रेरी एट दिल्ली। तो यहाँ पर हमने क्या देखा स्टूडेंट, कैसे मिल रहे हैं दो कल्चर। पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अरेबिक का यूज़ सिर्फ कहाँ तक था? इस्लामिक स्क्रिप्चर को पढ़ने तक ही था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे स्टूडेंट इस्लामिक लर्निंग के जो डेवलप हुए जुलंधर में, दिल्ली में, फिरोज़ाबाद में लाइब्रेरीज़ बन गई। और उन लाइब्रेरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है इंपीरियल लाइब्रेरी। कहाँ पर है? दिल्ली में। अमीर खुसरो एक वेल नोन लिटरेरी पर्सनैलिटी थे उस एज के। उन्हें जलालुद्दीन खिलजी ने अपना लाइब्रेरियन अपॉइंट किया। तो बेसिकली हिंदू मुस्लिम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी स्टूडेंट। गिफ्टेड विथ अ लॉन्ग लाइफ, अमीर खुसरो वॉज लिटरेरी जीनियस। देखो बहुत लंबा भी जिए। और जो अमीर खुसरो थे वो लिटरेरी जीनियस थे। उनके प्रोस, पोइट्री, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा दिन तक मतलब आज तक फेमस है, बहुत फेमस हुआ। म्यूज़िक भी, पोइट्री भी, प्रोस भी। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज टूटे हिंद, तोताए हिंद। किसके नाम से फेमस हुए? वो तोताए हिंद के नाम से फेमस हुए। तोताए हिंद को क्या भी बोलते हैं? पैरट ऑफ इंडियन। तो अमीर खुसरो जिनको इनवाइट किया था किसने बच्चा? जलालुद्दीन खिलजी ने एज अ लाइब्रेरियन। इनकी प्रोस, पोएट्री, म्यूजिक बहुत ज़्यादा फेमस था। इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी गई, पैरट ऑफ इंडिया की। ही रोज टू फेम ड्यूरिंग द रीन ऑफ बलबन। बलबन का जब टाइम था तब से ही फेमस हुए। ये ट्यूटर थे उनके एल्डेस्ट सन प्रिंस मोहम्मद के। प्रिंस मोहम्मद जो बलबन का बड़ा बेटा था उसके ट्यूटर थे। कौन बच्चा? अमीर खुसरो। फिर धीरे से वो कोर्ट पोएट बन गए अलाउद्दीन खिलजी के। फिर उन्होंने पेट्रोनेज इंजॉय किया। घियासुद्दीन बलबन का भी पेट्रोनेज इन्हें मिला। बलबन नहीं, बलबन कहाँ है? घियासुद्दीन तुगलक। और डाई हुए वो 1325 में। हिज लैला मजनू, सिरीवा, खुसरो, टू फेमस पर्शियन लिटरेरी वर्क हैं किसके? अमीर खुसरो के। लैला व मजनू, लैला व मजनू, लैला मजनू, लैला मजनू, लैला व मजनू, शिरीन व खुसरो, ये इनके फेमस लिटरेरी वर्क हैं अमीर खुसरो के जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि अमीर खुसरो के पर्शियन लिटरेचर को बताओ तो क्या लिखोगे? लैला व मजनू और शिरीन व खुसरो। जो तुगलक रूलर थे स्टूडेंट वो ग्रेट पैटर्न्स थे मैन ऑफ लेटर्स के, ठीक है। तो स्टूडेंट जो तुगलक थे वो ग्रेट पैटर्न थे मैन ऑफ लेटर्स के। मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है स्टूडेंट? अ मेल स्कॉलर और ऑथर। एक मेल स्कॉलर हो, स्कॉलर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मेल स्कॉलर हो, ऑथर हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? मैन ऑफ लेटर्स। मोहम्मद तुगलक हिमसेल्फ वॉज अ लर्न पर्सन। मोहम्मद तुगलक को बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई सब बहुत आती थी, बड़ा लिखा आदमी था वो। फिरोज तुगलक एस्टेब्लिश, फिरोज तुगलक ने बहुत सारे कॉलेजेस बनवाए, मॉस्क्यूज बनाई। भालुल लोदी भी जो हमारे स्कॉलर्स थे उनको पैट्रोनाइज करते थे। जिसका इनका जो बेटा था सिकंदर लोदी वो खुद भी एक पोएट था और लर्निंग को एनकरेज करता था। अगर हम हिस्टोरिकल बुक की बात करें तो सल्तनत जो एज थी सल्तनत की उसने बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक हमें दी हैं, ठीक है। दिस वॉज नॉट नोन टू इंडियन इन एंशिएंट पीरियड जो कि हमें पहले पता नहीं था स्टूडेंट। हसन उन निज़ामी, हसन उन निज़ामी एक बुक का नाम है। इसके ऑथर थे तजुल मसीर, जिसने कुतुबुद्दीन को प्रेस किया है, तारीफ की है कि वो जो रूलर था जिसने प्रमोट किया पीस और प्रॉस्पेरिटी को किंगडम में, ठीक है। बहुत ही जस्ट रूलर था, मतलब उसकी रूल में कुछ भी इनजस्टिस नहीं हुआ। तो अब ध्यान रखना, पहली बात क्या नाम याद रखना? हसन उन
निज़ामी। हसन उन निज़ामी किसने लिखी है? ताजुल मसीर ने लिखी है, जिसने ये बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था बहुत ही जस्ट रूलर था, उसने प्रॉस्पेरिटी को किंगडम में बढ़ाया। फिर दूसरा मिनहाज सिराज की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है तबाक़त ए नसीरी नासिरी तबाक़त ए नासिरी तबाक़त ए नासिरी जिसमें जनरल हिस्ट्री लिखी है उसने इस्लामिक वर्ल्ड की। वॉज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ हिज पैट्रन, और अपने पैट्रन के अगेंस्ट में उसको, जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके नसरुद्दीन मोहम्मद के नाम पे उसको नाम दे दिया। अमीर खुसरो की जो हिस्टोरिकल वर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग एक है तारिक अलाई, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती दौर की। खुसरो तुगलकनामा, खुसरो का जो तुगलकनामा है, खुसरो ने क्या लिखा है स्टूडेंट? तुगलकनामा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे आप तुगलक डायनेस्टी को जान सकते हो। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, जो भी हमें तुगलक डायनेस्टी का बहुत कुछ बता देता है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। बहुत ही बड़ा चैप्टर है भाई, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। इतना कुछ अगर उनको पढ़ाना है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। पर ठीक है स्टूडेंट, ये पार्ट 3 में भी कंप्लीट नहीं हुआ। सून आई विल बैक विथ पार्ट 4। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन।